हाय हेलो। मैं अरुण तिवारी आप सभी लोगों का एग्जाम कोच के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज से हम लोग हिस्ट्री की एक श्रृंखला की शुरुआत करेंगे और हिस्ट्री में हम 1857 के प्रमुख विद्रोह के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। मैंने एक शब्द का प्रयोग किया है 1857 का विद्रोह। मैंने क्रांति शब्द का प्रयोग नहीं किया है। और क्रांति शब्द का प्रयोग क्यों नहीं किया है और क्या इसके लिए क्रांति शब्द का प्रयोग करना चाहिए, ये एक विवाद का विषय है। जब आगे हम बढ़ते जाएंगे तो इस शब्द को भी तर्क के आधार पर समझेंगे कि 1857 का विद्रोह एक विद्रोह था कि क्रांति था। अभी हम 1857 के विद्रोह के बारे में कुछ सामान्य सी जानकारी इकट्ठा करेंगे। और सामान्य सी जानकारी कैसे इकट्ठा करें, इसके लिए सबसे बेहतर तरीका है कि आप भी मेरे साथ एक नोट्स बनाइए और नोट्स बनाने के बाद से जो भी पॉइंट्स मिलते हैं उसका तथ्य के आधार पर भी और विश्लेषण के आधार पर भी समझने की कोशिश करिए। तो चलिए हम पॉइंट्स बनाते हैं और बातें मैं आपको समझाता हूँ। हमारे पास जो तथ्य है और जो हम जानने वाले हैं उसका नाम है 1857 का विद्रोह। तो 1857 का विद्रोह, रिवोल्ट ऑफ 1857। और इस 1857 के विद्रोह के लिए अभी हम इसके डिटेल में पढ़ें, इससे जरूरी है कि हम कुछ तथ्यों को पहले ही लिख लें, क्योंकि हमारा काम न सिर्फ पढ़ना है बल्कि एक प्रॉपर नोट्स भी बनाना है। तो हम एक काम करेंगे, तथ्यों को भी साथ में लिखते जाएंगे। तो आइए आप भी मेरे साथ कुछ तथ्यों को लिखने की कोशिश करिए। और ये तथ्य महत्वपूर्ण इस प्रकार है। 1857 के विद्रोह के समय 7 महत्वपूर्ण प्रकार के तथ्य हैं जो ही आपसे पूछे जाते हैं। पहला तथ्य यह है कि जिस समय यह विद्रोह हुआ था उस समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था। एक काम करते हैं, गवर्नर जनरल छोड़ते हैं, हम कुछ सीक्वेंस बनाते हैं और मैं क्लास में ही आपको चीजों को याद करवा दूंगा। तो देखिएगा, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री, अभी हम गवर्नर जनरल छोड़ रहे हैं, और ब्रिटिश प्रधानमंत्री का नाम था पामर्स्टन। तो हम इसका नाम लिखेंगे पामर्स्टन। और 1857 के विद्रोह के समय यह व्यक्ति ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। मैं इसके लिए ट्रिक भी बताऊंगा जो आपको याद करने के लिए बेहतर होगा। जिस समय 1857 का विद्रोह हुआ था, यानी कि विद्रोह की शुरुआत में भारतीय स्थित ब्रिटिश सेना का सेनापति कौन था। जिस समय विद्रोह शुरू हुआ था उस विद्रोह के दौरान भारत में जो ब्रिटिश छावनियां थी, भारत में जो ब्रिटिश सैनिक थे, उनका सेनापति कौन था। तो यहां पर लिखेंगे विद्रोह के शुरुआत में, विद्रोह के शुरुआत में ब्रिटिश सेनापति, विद्रोह के शुरुआत में ब्रिटिश सेनापति, ब्रिटिश कमांडर इन चीफ इन द स्टार्टिंग ऑफ रिवोल्ट। और जो ये व्यक्ति हैं इनका नाम है जॉर्ज एनिसन। इनका नाम है जॉर्ज एनिसन, जॉर्ज एनिसन। ओके, मैं सबको याद करवा दूंगा, बस केवल आप लिखते जाइए। मेरा उद्देश्य इस तथ्यों को लिखवा के याद भी करवाना है। ये तो हर जगह मिल जाएंगे, ये हमारे लिए बड़ी बात नहीं है। जब विश्लेषण करेंगे वो हमारे लिए बड़ी बात है। तीसरा, जब विद्रोह को दबाया गया था उस समय ब्रिटिश सेनापति कौन था। ब्रिटिश सेनापति का मतलब ब्रिटेन का सेनापति नहीं, भारत स्थित जो ब्रिटिश सैनिक हैं उनका सेनापति कौन है। तो तीसरा है, विद्रोह के मध्य में, विद्रोह के मध्य में भारत स्थित ब्रिटिश सेना का सेनापति, या यूं कहें, इसको एक और भाषा दे सकते हैं कि विद्रोह को दबाने वाला सेनापति, विद्रोह को दबाने वाला सेनापति। सेनापति, और जो विद्रोह को दबाने वाला सेनापति है उसका नाम है कॉलिन कैंपबेल। तो नाम लिखेंगे हम लोग कॉलिन कैंपबेल, कॉलिन कैंपबेल। जैसे मुझको याद आ रहा है ठीक ऐसे ही आपको भी याद आ जाएगा। बस आप मेरे साथ बस लिखिए, थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा लेकिन लिखिए, आप याद आ जाएगा।
3 पॉइंट हमने लिख लिया। चौथा पॉइंट लिखेंगे कि जिस समय 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था, विद्रोह शुरू होने के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लिखेंगे भारत का गवर्नर जनरल। और जब भारत के गवर्नर जनरल की बात कर रहे हैं, जब विद्रोह शुरू हुआ था उस समय कौन था? तो उनका नाम था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने 4 ही लोगों के बारे में पढ़ा है, 3 और लोगों के बारे में तथ्य हम जब इकट्ठा करेंगे। लेकिन इन 4 लोगों को एक ट्रिक के माध्यम से, एक कहानी के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। और अक्सर यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं और हम इसको कंफ्यूज कर जाते हैं। तो आइए समझते हैं। अंग्रेजों ने हमारे ऊपर शासन किया और शासन के पश्चात भारत के सैनिक और अन्य लोग अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट हो गए और एकजुट होने के पश्चात उन्होंने विद्रोह की शुरुआत कर दी। जब विद्रोह की शुरुआत की उस समय ब्रिटेन का जो सेनापति था, उस ब्रिटेन के सेनापति का नाम था पामस्टन। कैसे याद करेंगे? देखिए, विश्व में कुछ ही ऐसे देश हैं जो जनसंख्या के आधार पर भी और अपने क्षेत्रफल के आधार पर भी विश्व के सबसे बड़े देशों में शुमार होते हैं। और उसमें भारत भी हमारा शामिल है, जिसमें जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा थी और क्षेत्रफल भी बहुत ज़्यादा था। और इसी जनसंख्या और क्षेत्रफल का प्रयोग अंग्रेज अपने लिए करते थे। इसलिए जब भारत के लोगों ने अपने सैनिकों के साथ मिलकर 1857 का विद्रोह किया, तो उस विद्रोह के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की इच्छा यही होगी कि किसी भी कीमत पर भारत उनके मुट्ठी से आजाद नहीं होना चाहिए, उनके हाथों से आजाद नहीं होना चाहिए। और ध्यान रखिएगा, हम मुट्ठी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पाम कहते हैं। पाम, यानी कि हमने क्या किया? पाम। और देखिए उसके नाम में क्या लिखा हुआ है? पाम। तो यानी कि जिस समय भारत के में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत हुई थी, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की इच्छा क्या होगी कि भारत उसके मुट्ठी में रहे, भारत उसके पाम में रहे। इसलिए उस व्यक्ति का नाम क्या हो जाएगा? पामस्टन। पाम से पामस्टन, भारत हमारे मुट्ठी में रहे, पामस्टन। हो गया? भूलेंगे नहीं। तो भारत का प्रधानमंत्री, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री का नाम क्या होगा? पामस्टन। क्यों? क्योंकि वो चाहेगा कि इंडिया उसके मुट्ठी में क्या रहे? मुट्ठी में रहे। और मुट्ठी मतलब होता है पाम। दूसरा देखिएगा, अब भारत यूं तो मुट्ठी में रहेगा नहीं, क्योंकि भारत के लोगों ने अपने सैनिकों के साथ मिलकर विद्रोह कर दिया है। तो वो कहेगा कि कर लो इंडिया मुट्ठी में, लेकिन कैसे करोगे? तो वो उस समय जो भारत में सेनापति उपस्थित होगा, उस सेनापति को निर्देश देगा कि सर, किसी भी कीमत पर भारत हमारे मुट्ठी में होना चाहिए। यानी कि भारत का भले ही एक भी लड़का जीवित न बचे, और एक भी लड़का जीवित न बचे इसको क्या कहते हैं? एनी सन। यानी कि भले ही एनी सन जीवित ना बचे, कोई भी सन जीवित ना बचे, लेकिन भारत हमारे क्या होना चाहिए? मुट्ठी में होना चाहिए। तो प्रधानमंत्री पामस्टन, सेनापति जो भारत के एक एक लड़कियों को चुनकर मारने की कोशिश करेगा, उसका नाम क्या हो जाएगा? एनीसन। लेकिन इस एनीसन की वजह से भी भारत में विद्रोह रुका नहीं। और जब विद्रोह रुका नहीं, तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री यानी कि पामस्टन ने फिर दूसरा सेनापति भेजा, और उस दूसरे सेनापति का नाम क्या था? कॉलिन कैंपबेल। अब कॉलिन कैंपबेल में कैसे याद करेंगे? नाम में लिखा हुआ है कॉलिन और दूसरा क्या नाम लिखा हुआ है? कैंप। अब हम कल्पना करेंगे, जब एनीसन ने भारत के एक एक सन को मारने की कोशिश की, तो उसकी ये चाहत पूरी नहीं हो पाई। इसीलिए उसने अगला सेनापति भेजा और सेनापति से बोला कि सेनापति, तुम जाओ और जाकर इंडिया में जगह जगह सैनिकों का कैंप लगाओ, और कैंप लगाकर जिस प्रकार कॉलिन जो स्प्रे करते हैं, जिस प्रकार कॉलिन सब चीजों को साफ कर देता है, उसी प्रकार तुम भी जाओ और भारत में विद्रोह को क्या कर दो? साफ कर दो। तो जो दबाएगा विद्रोह वो क्या करेगा? कैंप लगाएगा, और कैंप लगाने की वजह से उस व्यक्ति का नाम कैसा हो जाएगा? कॉलिन कैंपबेल। कॉलिन कैंपबेल। तो विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पामस्टन, विद्रोह के शुरू में ब्रिटेन का सेनापति एनीसन, विद्रोह को दबाने वाला सेनापति कॉलिन कैंपबेल। हो गया? नेक्स्ट पॉइंट। अब कॉलिन कैंपबेल से अलग से तो विद्रोह दबेगा नहीं, तो जब अलग से विद्रोह दबेगा नहीं, तो फिर पामस्टन ने भारत के गवर्नर जनरल से कहा
कि तुम भी क्या करो, कैनन चलाओ। कैनन देखते हैं, ऐसे बौछार करते हैं। जो जब भी कहीं पर विद्रोह होता है तो पुलिस वाले क्या करते हैं, पानी की बौछार करते हैं, कैनिंग करते हैं, कैनन चलाते हैं, गोली के बुलेट चलाते हैं रबर वाली, उसको भी क्या कहते हैं, कैनन कहते हैं, कैनिंग करना कहते हैं। तो उस समय का जो गवर्नर जनरल था उसने भी क्या किया, पानी की बौछार के लिए कैनिंग करना स्टार्ट कर दिया, इसलिए उसका नाम क्या हो गया, लॉर्ड कैनिंग। तो समझ पा रहे हैं, विद्रोह के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पामस्टन, विद्रोह के प्रारंभ में ब्रिटेन सेनापति एनीसन, विद्रोह को दबाने वाला सेनापति कैंपबेल, और उस समय का गवर्नर जनरल कैनन चलाएगा गोलियों का, पानियों का, तो नाम क्या हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। ओके, अब आइएगा, इसके पश्चात 3 और जानकारियां हैं जो आपको जाननी है। ये बिना ट्रिक के हैं तो बिना ट्रिक के ही जान लेंगे हम लोग। जिस समय विद्रोह को आरंभ हुआ था 1857 का, उस समय यह विद्रोह की लहर दिल्ली में भी पहुंची थी, और दिल्ली उस समय मुगलों का केंद्र था, और भारत पर अंग्रेजों का भी शासन था, तो कुछ जगहों पर भी मुगल जीवित थे। तो जिस समय 1857 का विद्रोह हुआ, उस समय मुगल बादशाह कौन थे, मुगल बादशाह, और मुगल बादशाह का नाम है बहादुर शाह प्रथम, से बहादुर शाह द्वितीय, या बहादुर शाह जफर। यह है आपके बहादुर शाह जफर, या बहादुर शाह द्वितीय, जफर इनकी उपाधि है। तो यहां पर है, देखिए नाम तो इनका क्या है, बहादुर, लेकिन विद्रोह क्या कर गए, हार गए। इवन इनको भेज दिया गया रंगून, और रंगून जाकर इनकी मृत्यु भी हो गई, तो ये विद्रोह हार गए। तो इनको यूं समझेंगे कि अगर ये बहादुरी से लड़े होते तो शायद विद्रोह नहीं हार, विद्रोह को विद्रोहियों का साथ दिए होते और जीत गए होते, खुद शासक बन गए होते, लेकिन जीत नहीं पाए, तो इनको हम कहेंगे बहादुर शाह। नेक्स्ट पॉइंट, जिस समय 1857 का विद्रोह हुआ था, वहां पर एक प्रसिद्ध शायर दिल्ली में मौजूद था, और इस प्रसिद्ध शायर के बारे में भी प्रश्न पूछे जाते हैं, और उस प्रसिद्ध शायर का नाम था मिर्जा गालिब, मिर्जा गालिब। अब मिर्जा गालिब के बारे में आपसे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ये देखिएगा। मिर्जा गालिब, पहले इनके बारे में कुछ बातें हम जान लेते हैं। मिर्जा गालिब, इनका मूल निवास था, मूल निवास यानी कि जो रहने वाले थे, ये रहने वाले थे आगरा का, और ये भी आपसे प्रश्न पूछा गया है कि 1857 के विद्रोह के समय मिर्जा गालिब वहां पर मौजूद थे। मिर्जा गालिब का मूल निवास क्या है, आगरा है। दूसरा, मिर्जा गालिब की जो कर्म भूमि है वह कर्म भूमि क्या है, तो मिर्जा गालिब की जो कर्म भूमि है वह कर्म भूमि है दिल्ली। उन्हीं चांदनी चौक की गलियों में एक खड़ी बावली है, उसी खड़ी बावली के पास ये रहा करते थे। तो ये है मिर्जा गालिब। बहादुर शाह जफर उतने ज्यादा शक्तिशाली नहीं थे, लेकिन फिर भी थे मुगल सुल्तान, और मिर्जा गालिब अक्सर बहादुर शाह जफर के सामने आया करते थे, और बहादुर शाह जफर को विभिन्न प्रकार की शेरो शायरियां सुनाया करते थे। इसी में से मशहूर शायरी है, ये इश्क नहीं आसान, ये आग का दरिया है, ये आपने सुना होगा। तो बहादुर शाह जफर का, सॉरी मिर्जा गालिब का है। तो बहुत से शायर है, हर शायरों का नाम नहीं याद करना है, क्योंकि मिर्जा गालिब उस समय उपस्थित थे। उन्होंने अपनी आंखों से 1857 के विद्रोह को देखा था। उन्होंने अपनी आंखों से बहादुर शाह जफर के बच्चों को गोली मारते हुए देखा था। उन्होंने अपनी आंखों से ही बहादुर शाह जफर को दिल्ली छोड़कर जाते हुए देखा था, इसलिए उन्होंने इसका पूरा वर्णन किया है। तो मिर्जा गालिब उस समय थे, जीवित थे, और उन्होंने 1857 के विद्रोह को देखा भी था। कोई भी विद्रोह होता है तो कोई भी विद्रोह बिना प्रतीकों के नहीं होता है, उसके लिए सिंबल का प्रयोग किया जाता है। कोई भी आंदोलन होता है, जैसे हमारा राष्ट्रीय आंदोलन है, तो उसके लिए हम लोगों ने एक झंडे का निर्माण किया था, तिरंगे झंडे का निर्माण किया। ऐसे ही अगर किसी भी विद्रोह को सफल बनाना है, तो विद्रोह को सफल बनाने के लिए हमारे पास कुछ प्रतीक चिन्हों का होना जरूरी है। और 1857 के विद्रोह के समय जो ये प्रतीक चिन्ह था, इस प्रतीक चिन्ह के बारे में आपको याद करना है। तो 1857 के विद्रोह में प्रतीक चिन्ह 2 था, एक था आपका रोटी और दूसरा क्या आपका था, कमल। मैंने कई जगह आंसर देखे हैं रोटी और कमल, तो आपको कमल मतलब लोटस, ये बीजेपी वाला कमल है, गुलाब के फूल को ध्यान में नहीं रखना है।
पहले ही आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि कई जगह उन्होंने रोटी और गुलाब के फूल भी दे रखे हैं। तो गुलाब का फूल प्रतीक है वैलेंटाइन डे का। गुलाब का फूल 1857 के विद्रोह का प्रतीक नहीं है। 1857 के विद्रोह का प्रतीक क्या था? ये कमल था, और कमल आज भी बीजेपी का एक प्रतीक चिन्ह यानी कि राष्ट्रीय चिन्ह है इसका। तो हम लोगों ने बड़ी विशेष बातें नहीं देखी, जो तथ्यात्मक बातें देखी हैं 1857 के विद्रोह के ऊपर। वो 7 पॉइंट है कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री पामस्टन, 1857 के विद्रोह के समय इंडिया का सेनापति एनीसन, विद्रोह को दबाने वाला सेनापति कैंपबेल, विद्रोह के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, विद्रोह के समय मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, विद्रोह के समय प्रमुख शायर मिर्जा गालिब, और विद्रोह का प्रतीक क्या था? रोटी और कमल था। हो गया? ठीक है। बातें इतनी नहीं है, बातें इसके बियॉन्ड भी हैं, और इसके बियॉन्ड भी बातों को हम समझेंगे। अब हमें 1857 के विद्रोह के ऊपर कुछ पुस्तकों के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी है, और इन पुस्तकों से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहले हम पुस्तकों का नाम भी लिख लेंगे और समझेंगे कि आखिर में बार बार इन्हीं पुस्तकों से प्रश्न क्यों पूछे जाते हैं। तो मेरे साथ आप भी कलम उठाइए और प्रश्न को लिखिएगा। एक लेखक हैं, उस लेखक का नाम है आरसी मजूमदार। आरसी मजूमदार, रमेश चंद्र मजूमदार। आरसी मजूमदार का जो नाम है, फुल नाम है, वह आरसी मजूमदार का नाम है रमेश चंद्र मजूमदार। रमेश चंद्र मजूमदार, आरसी मजूमदार। और आरसी मजूमदार ने सन 1957 में एक किताब लिखी थी। इस किताब को इंग्लिश में लिखा था, तो उस किताब का नाम लिखना है द सिपॉय म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो किताब का नाम है द सिपॉय म्यूटिनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857। द सिपॉय म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। आप इसको हिंदी में अनुवाद न करिएगा, हिंदी में इसका अनुवाद नहीं है। मैं इसको देवनागरी भाषा में लिख देता हूं, सिपॉय म्यूटिनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857। ओके, एक और किताब के नाम मैं लिख देता हूं, फिर दोनों को समझाता हूं कि यहीं से क्यों प्रश्न पूछे जाते हैं, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक और किताब का नाम लिख लीजिए। एक और किताब है जो कि 1957 में छपी है, वो उन्होंने लिखा है एस.एन. सेन ने। एस.एन. सेन, और इनका नाम है सुरेंद्र नाथ सेन। और सुरेंद्र नाथ सेन ने, इन्होंने भी सन 1857 में एक किताब लिखी थी, और इस किताब का नाम, 1957 में किताब लिखी थी, उस किताब का नाम ही है 1857, 1857। क्या है मैं सभी आपको याद करवा दूंगा, बस मेरे साथ आप जुड़े रहिएगा। 1857, और 1857 को ऐसे नहीं लिखा था उन्होंने, ऐसे लिखा था 1857। अब एक काम करते हैं, इन दोनों पुस्तकों के बारे में थोड़ी सी समझ बना लेते हैं, और समझ बनाने के पश्चात यहीं से प्रश्न क्यों पूछे जा रहे हैं इसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, हमारे यहां 1857 का विद्रोह हुआ। यह विद्रोह सैनिकों के द्वारा शुरू किया गया था। अगर सैनिक न होते तो विद्रोह होता, लेकिन बहुत बाद में होता। लेकिन सैनिकों ने चिंगारी को ऐसे आग लगा दी और विस्फोट हो गया। और जब विद्रोह शुरू हो गया तो भारतीय समाज के अलग अलग हिस्सों के लोग इन सैनिकों से जुड़ने लगे, और धीरे धीरे विद्रोह का स्वरूप व्यापक हो गया, विद्रोह आपका बड़ा हो गया। लेकिन अभी भी इतिहासकारों को लेकर एक कंफ्यूजन है कि वास्तव में विद्रोह का नेचर कैसा था। क्या यह कृषकों का विद्रोह था? क्या यह जमींदारों के खिलाफ विद्रोह था? क्या केवल सैनिकों का विद्रोह था? क्या महाजनों का विद्रोह था? क्या मध्यम वर्ग शामिल हुआ? क्या उच्च वर्ग शामिल हुआ? क्या केवल शहरी लोगों का था या केवल ग्रामीण लोगों का था?
यह विद्रोह का नेचर कैसा था, इसको लेकर विवाद चल रहा है और चलता रहा था। अतः भारत सरकार ने यह कोशिश किया कि क्यों ना हम एक ऐसी किताब छपवा दें जिसके आधार पर 1857 के विद्रोह का एक मूल्यांकन किया जा सके। और भारत सरकार ने अपनी तरफ से 1857 के विद्रोह का नेचर जानने के लिए एक व्यक्ति को अपॉइंट किया और उस व्यक्ति का नाम था आरसी मजूमदार। भारत सरकार ने आजादी के पश्चात 1857 के विद्रोह का नेचर जानने के लिए एक व्यक्ति को अपॉइंट किया, उस व्यक्ति का नाम था आरसी मजूमदार। और आरसी मजूमदार ने क्या किया, 1857 के विद्रोह के ऊपर एक किताब लिखा। वैसे आरसी मजूमदार को जो किताब लिखा, यह किताब भारत सरकार की तरफ से लिखना था, लेकिन अभी किताब शुरू हुई, किताब अभी बीच में चली थी, तभी आरसी मजूमदार का भारत सरकार से झगड़ा हो गया। और जब आरसी मजूमदार का भारत सरकार से झगड़ा हो गया तो आरसी मजूमदार ने एक प्राइवेट पब्लिकेशन के लिए किताब लिखी और उस किताब का नाम था द सिपॉय म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा इतिहासकार है जिसका भारत सरकार से पुस्तक लिखने के ऊपर, जो 1857 के ऊपर है, पुस्तक लिखने के ऊपर विवाद था। कई इतिहासकारों का नाम आएगा और नाम है आपका आरसी मजूमदार। तो इतिहासकार कौन है, आरसी मजूमदार। किताब इन्होंने पूरा नहीं किया, किताब लिखा लेकिन प्राइवेट पब्लिकेशन के लिए। सरकार ने इनको अपॉइंट किया था, सरकार के बीच में इनसे झगड़ा हो गया। और जब सरकार का इनसे बीच में झगड़ा हो गया तो सरकार को तो किताब लिखवानी ही थी, इसलिए सरकार ने एक नए व्यक्ति को हायर किया। उस व्यक्ति का नाम था सुरेंद्र नाथ सेन। और सुरेंद्र नाथ सेन ने 1857 के विद्रोह के ऊपर भारत सरकार की तरफ से एक किताब लिखा। उस किताब का नाम है 1857, 1857। मैं इसको यूं याद करता हूं और याद करवाता भी हूं। देखिए, आरसी मजूमदार भारत सरकार की तरफ से लिख रहे हैं, लेकिन लिख नहीं पाए, तो लिखे किसके लिए, प्राइवेट पब्लिकेशन के लिए। और जब भी आप प्राइवेट पब्लिकेशन के लिए कोई काम करते हैं तो आपका टाइटल फैंसी होता है, बहुत प्यारा टाइटल होता है। तो देखिए लिखा क्या इन्होंने, द सिपॉय म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। प्राइवेट संस्था, आपको बेहतर टाइटल देना पड़ेगा तभी जाके बिकेगा। लेकिन एसएन सेन कौन है, एसएन सेन भारत सरकार की तरफ से किताब लिख रहे हैं। और जब भारत सरकार की तरफ से आप किताब लिख रहे होते हैं, यानी कि सरकारी कर्मचारी के रूप में आप किताब लिख रहे होते हैं, तो सरकारी कर्मचारी को देखिएगा ज्यादा वो नौटंकी नहीं करता है, नखरे नहीं करता है, काम करने की कोशिश भी कम करता है। तो सरकार की तरफ से पैसा मिल ही रहा था, निश्चिंत हो गए तो किताब हम ही को लिखनी है। इसीलिए उन्होंने एक फैंसी टाइटल भी नहीं डाला, क्योंकि विद्रोह 1857 में हुआ था, इसीलिए 1857 के विद्रोह के ऊपर उस किताब का नाम ही 1857 कर दिया था, 1857 कर दिया। यानी कि सरकारी कर्मचारी कोई काम नहीं करना चाहते हैं, 1857 के विद्रोह के ऊपर किताब लिखना चाहते हैं, इसलिए किताब का नाम ही क्या कर दिया, 1857। अब विश्वास मानिए एमसीक्यू कर रहे होंगे तो आप देखेंगे पूछा गया है 1857 पूछा गया है कि बुक या पुस्तक 1857 रचना है, तो क्या बताएंगे, एसएन सेन की। निम्नलिखित में से वो कौन सा इतिहासकार है जिसने भारत सरकार की तरफ से किताब लिखा, उस व्यक्ति का नाम क्या है, एसएन सेन। पहले किसको ऑफर किया गया था, आरसी मजूमदार को, लिखा किसने, एसएन सेन ने। किताब का नाम क्या था, 1857। अब और बातें हैं, तो समझ गए क्यों प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं। अब और देखिएगा, 1857 के ऊपर एक और किताब है जिसको आपको जानना है। एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति का नाम है विनायक दामोदर सावरकर। उसको हम कहते हैं वीडी सावरकर या बीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। और विनायक दामोदर सावरकर ने भी सन 1909 में एक किताब लिखा था और इस किताब का नाम है इंडियाज वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। क्यों पूछे जाते हैं प्रश्न, मैं सब समझाऊंगा। इंग्लिश में है इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। हिंदी में भी इसका अनुवाद हो चुका है, भारत का प्रथम
स्वतंत्रता संघर्ष, इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इसका नाम है भारत का प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष। इसी से प्रश्न क्यों पूछे जा रहे हैं आजकल? आजकल मैक्सिमम प्रश्न इससे पूछे जा रहे हैं। क्यों पूछे जा रहे हैं? तो देखिएगा, अभी हमारे यहाँ बीजेपी की सरकार है केंद्र राज्यों में, और जो विनायक दामोदर सावरकर है, इनका भी झुकाव कहीं ना कहीं आरएसएस से था, और आरएसएस की पार्टी जो है वो केंद्र राज्य में है, उसका नाम क्या है? बीजेपी। तो बीजेपी अपने लोगों को प्रचारित करने की कोशिश कर रही है, तो यह भी एक कारण है। लेकिन दूसरी तरफ एक तार्किक कारण भी है। 1857 के विद्रोह पर इन्होंने जो किताब लिखी उसमें एक शब्द कहा, इन्होंने 1857 के विद्रोह को माना भारत का प्रथम, क्या माना? भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। और ये प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लेखक ने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना? अब इसको समझना पड़ेगा, समझिए मेरे साथ। देखिए, भारत में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन हुआ, तो ये है आपके अंग्रेज, और ये अंग्रेजों के खिलाफ हमारे यहाँ होता है आंदोलन। तो एक तो अंग्रेजों के खिलाफ हुआ विद्रोह, और एक अंग्रेजों के खिलाफ हुआ स्वतंत्रता संघर्ष। आपने विभिन्न प्रकार के विद्रोहों का नाम सुना होगा, सन्यासी विद्रोह होता है, नील विद्रोह होता है, 1857 का विद्रोह होता है। तो एक तो अंग्रेजों के खिलाफ चला रिवोल्ट, और एक तो अंग्रेजों के खिलाफ चला नेशनल मूवमेंट। नेशनल मूवमेंट, दो चीजें अंग्रेजों के खिलाफ चली। नेशनल मूवमेंट का मतलब होता है जहां पर पूरा राष्ट्र एकजुट होकर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर रहा है, जहां पर पूरा राष्ट्र एकजुट हो रहा है, वो अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठा रहा है और अंग्रेजों को भगाने की कोशिश कर रहा है। इस घटना को कहते हैं स्वतंत्रता संघर्ष, नेशनल मूवमेंट। और भारत में जो स्वतंत्रता संघर्ष है, वह स्वतंत्रता संघर्ष की शुरुआत मानी जाती है कांग्रेस के स्थापना के साथ, और कांग्रेस की स्थापना सन 1885 में बंबई में किया गया था। इसी के साथ धीरे धीरे भारत के लोग एकजुट होने लगे और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर दिया। लेकिन, और विद्रोह का मतलब क्या होता है? विद्रोह का मतलब होता है कुछ पर्टिकुलर एरिया के लोग किसी बात से नाराज हैं और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर दिया। अगर आप 1857 के विद्रोह की बात करेंगे, तो 1857 का विद्रोह का विस्तार पूरे भारत में नहीं हुआ था, बल्कि 1857 के विद्रोह का विस्तार केवल उत्तरी भारत में, वो भी कुछ हिस्सों में ही हुआ था। दक्षिण भारत और दक्षिण पूर्व भारत में बहुत कम इसका विस्तार हुआ था। यानी कि संपूर्ण भारत 1857 के विद्रोह में हिस्सा नहीं ले रही है। तो 1857 के विद्रोह में हिस्सा कौन ले रहा है? कुछ ही लोग ले रहे हैं, यानी कि उत्तर भारत के कुछ लोग ले रहे हैं। दक्षिण भारत भी खाली है, उत्तर पूर्व भारत भी खाली है। इसीलिए इतिहासकारों का मानना है कि 1857 का विद्रोह केवल विद्रोह था, वह स्वतंत्रता संग्राम नहीं था, वह स्वतंत्रता संघर्ष नहीं था, क्योंकि पूरे भारत के लोगों ने इसमें हिस्सा नहीं लिया था। लेकिन बीडी सावरकर एकमात्र ऐसे इतिहास लेखक है जो 1857 को विद्रोह नहीं मानते हैं, ये 1857 को भारत का स्वतंत्रता संघर्ष मानते हैं। चूंकि इनका जुड़ाव आरएसएस से भी है, बीजेपी से भी है, इसलिए बीजेपी इनको पॉपुलराइज करने की कोशिश करती है। अतः इनके किताब के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी। और अक्सर पिछले 2-3 सालों से जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसमें बार बार बीडी सावरकर की इस किताब का जिक्र आता है। और बीडी सावरकर ने जो किताब लिखा था सन 1909 में लिखा था। तो निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने 1857 को स्वतंत्रता संघर्ष माना था? वीडी सावरकर ने। समझ गए? ठीक है। अब एक और किताब है, उसके बारे में भी आपको जानना है। अभी जो पुस्तक है उस पुस्तक के बारे में जानिए, और पुस्तक का नाम है, पुस्तक का रचयिता देखिएगा, ये है 4th नंबर पर, और ये है सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां। और सर सैयद अहमद खां ने 1857 के विद्रोह के ऊपर 1857 के एक साल बाद, यानी कि 1858 में एक किताब लिखा था। इस किताब का नाम था असबाब ए बगावत ए हिंद। एकदम याद करना है, इस किताब का नाम था
असबाब ए, फिर बगावत, फिर ए, और फिर क्या है, हिंद। असबाब ए बगावत ए हिंद, और इसको आपको जानना है। ये असबाब ए बगावत ए हिंद क्या है, आप इसको जानिएगा। देखिए, प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी तक आपने जो किताबें देखी, आरसी मजुमदार, द सिपॉय म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, एसन सेन इंग्लिश में 1857, बीडी सावरकर इंग्लिश में इंडिया फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। लेकिन ये जो किताब लिखी गई है, क्या इंग्लिश में लिखी गई है? असबाब बगावत हिंद? नहीं, ये उर्दू भाषा में लिखी गई है, और ये है उर्दू भाषा में। और देखिएगा, जिस समय किताब लिखा गया था उस समय भारत की जनसंख्या का एक हिस्सा उर्दू और फारसी बोला करता था। क्योंकि भारत की जनसंख्या का एक हिस्सा उर्दू और फारसी बोला करता था, तो इस प्रकार उर्दू और फारसी कहीं ना कहीं भारतीयों की भी अपनी भाषा थी। और ये प्रश्न पूछा गया है कि 1857 के विद्रोह के ऊपर किसी भी भारतीय भाषा में निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई है, और उसका नाम है असबाब ए बगावत हिंद। असबाब ए बगावत हिंद किसने लिखा था? सर सैयद अहमद खान ने लिखा था। कब लिखा था? सन 1858 में लिखा था। ऐसे ही एक बड़े ही फेमस इतिहासकार है आधुनिक समय के, जिनका नाम है अशोक मेहता। और अशोक मेहता ने भी किताब लिखा था जिसका नाम था द ग्रेट रिबेलियन। तो पांचवी किताब है, उस पांचवी किताब का नाम है अशोक मेहता की किताब है। और अशोक मेहता ने किताब लिखी थी, वो भी इंग्लिश में था, द ग्रेट रिबेलियन। रिबेलियन मतलब क्या होता है? विद्रोह होता है। तो द ग्रेट रिबेलियन, महान विद्रोह। ओके, तो ये था 1857 के विद्रोह के ऊपर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और उनसे जुड़ी हुई कुछ पुस्तकों के बारे में जानकारी। तो ये जानकारी आपको कैसे लगी, आप अपने कमेंट के द्वारा हमको बताने की कोशिश करिएगा। और आप इसके लिए एक फेयर नोट्स बनाइए, और फेयर नोट्स बनाकर जब आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि चीज़ें धीरे धीरे आपके रेंज में आएंगी। पढ़ने के लिए धैर्य का होना बहुत जरूरी है। आप भी धैर्य बनाइए और हमारे साथ जुड़े रहिए। ओके, थैंक यू। मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।